Hi guys, hello. Welcome back to our new chapter, which is a poem Fire and Ice. अब हम आज इस पोयम में फायर एंड आइस चैप्टर पोयम में हम पढ़ेंगे किसने लिखी हुई है। फर्स्ट तो ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोयम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट ने। इस चैप्टर के अंदर पोएट ने फायर और आइस को ह्यूमन के डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के साथ में कंपेयर किया है। फायर को डिज़ायर के साथ में और हेट को और आइस को हेट के साथ में कंपेयर किया है। Robert Frost is discussing the fire and ice poem. अब हम पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फायर की वजह से ये वर्ल्ड एंड हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से हमारी वर्ल्ड एंड हो जाएगी। अब यहाँ पर फायर और आइस को ह्यूमन के डिस्ट्रक्टिव नेचर्स के साथ में, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के साथ में पोएट ने कंपेयर किया है। अब द फायर एंड आइस पोएम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की गई है कि ह्यूमन इमोशंस हमारे ह्यूमंस के ऊपर किस तरीके से ओवर रूल करते हैं। यानी इमोशंस किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं और इसी तरह ह्यूमन के जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं वो हमारे ऊपर ओवर रूल करते हैं, यानी हम उस पर कंट्रोल नहीं पा सकते। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर डिज़ायर्स। हमें हमारे डिज़ायर्स के ऊपर, हमारे फीलिंग्स के ऊपर, ह्यूमन के डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स के ऊपर कोई रोक नहीं लग सकती, क्योंकि हम उसके ऊपर जीत नहीं हासिल कर सकते। वो हमेशा हमारे ये वाले नेचर सुपीरियर में रहते हैं। दे वर्क टूवर्ड अचीविंग द डिज़ायर्स बट मोर दे वर्क द मोर दे गेट ट्रैप्ड इन देम। समझ में आ रहा है कि हम उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं या हम डिज़ायर के थ्रू भागने की कोशिश करते हैं तो हम उतना ही उसके अंदर धंसते जाते हैं। उसी तरह यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं, किसी ना किसी दिन हमारी वर्ल्ड को एंड होना है। तो पोएट ऐसा कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि फायर की वजह से ये वर्ल्ड एंड हो जाएगी। उसी तरह वो बाकी लोगों के बारे में भी बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फायर की वजह से हमारी वर्ल्ड एंड होगी और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आइस की वजह से हमारी वर्ल्ड एंड होगी। फिर पोएट क्या कहते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ डिज़ायर के बारे में, तो मैं उनके साथ में फेवर में रहूँगा जो फायर के फेवर में है। मैं उनके साथ में रहूँगा क्योंकि पोएट को ऐसा लगता है कि अगर जो इंसान की डिज़ायर होती है या डिज़ायर यानी किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, वो सुपीरियर होती है। तो पोएट कहते हैं जो डिज़ायर के बारे में सोचता है, मैं उनके फेवर में हूँ कि डिज़ायर की वजह से हमारी वर्ल्ड एंड हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप देखो कि अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ पाने की इच्छा होती है तो वो उसके लिए कुछ भी कर लेता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। जैसे अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं पाकिस्तान का, दैट पाकिस्तान वांट्स कश्मीर, बट वो उनकी एक डिज़ायर है, वो उसे पाना चाहते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक गुज़र सकते हैं। वो किसी इंसान को
नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है, वैसे आप खुद भी सोच के देखो कि किस किस चीज़ की डिज़ायर आपको किस किस राह तक ले जाती है। उसके बाद पोएट क्या कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर हम ये सोचें कि अर्थ 2 बार पेरिश कर सकती है, पेरिश का मतलब होता है डाई, नीचे मीनिंग्स में दिया हुआ है, पेरिश का मतलब होता है डाई। अगर वर्ल्ड जो हमारी वर्ल्ड है उसे दूसरी बार भी चांस दिया जाए मरने का, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ कि मुझे हेट के बारे में भी बहुत कुछ पता है कि हेट्रेड भी कुछ कम नहीं है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, हेट्रेड को यहाँ पे आइस के साथ में कंपेयर किया गया है। और पोएट ऐसा कहते हैं कि अगर हमारी अर्थ को या हमारी वर्ल्ड को दूसरी बार डिस्ट्रक्ट होने का मौका दिया जाए तो वो हेट के थ्रू भी डिस्ट्रक्ट हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, पोएट ऐसा कहते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ हेट भी कुछ कम नहीं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, जिसे हम डिस्ट्रक्शन के लिए आइस का नाम दे सकते हैं, इज़ ऑल्सो ग्रेट, हेट्रेड भी बहुत ऊंचाइयों पे है। हेट्रेड के पास में भी फायर की तरह सेम कैपेबिलिटी है, यानी आइस के पास में भी फायर की तरह सेम कैपेबिलिटी है वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने की। जैसे डिज़ायर और हेट दोनों सेम कैपेबिलिटी रखते हैं हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने की। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशेंट, के आइस भी सफिशेंट है हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। होप आप सबको समझ में आया होगा इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। फायर और आइस के बारे में बताया गया है, फायर को डिज़ायर के साथ में कंपेयर किया गया है एंड आइस को हेट्रेड के साथ में कंपेयर किया गया है। पोएट कहते हैं अगर फायर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी डिज़ायर जो है वो हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, और उसी तरह पोएट बोलते हैं अगर हमारे वर्ल्ड को दूसरी बार डाई या पेरिश होने का मौका दिया जाए तो उसमें हेट्रेड भी कुछ कम नहीं है, आइस भी कुछ कम का नहीं है, वो भी हमारे वर्ल्ड को इक्वली कैपेबिलिटी से डिस्ट्रक्ट कर सकता है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना। अब हम जाते हैं इसके राइमिंग स्कीम की तरफ। तो राइमिंग स्कीम वो होता है जो एक वर्ड से दूसरा वर्ड मिलता जुलता होता है, उसे राइमिंग स्कीम कहा जाता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट वर्ड है फायर। अब फायर के जैसा दूसरा जो राइमिंग करने वाला वर्ड है वो आपको फर्स्ट स्टेंजा में कहाँ पर दिख रहा है, तो वो है डिज़ायर, जो है फर्स्ट स्टेंजा का थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड। तो फायर को हम ए मार्क करेंगे और साथ में डिज़ायर को भी हम ए मार्क करेंगे, जो फर्स्ट स्टेंजा के थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है। उसी तरह फायर, डिज़ायर एंड फर्स्ट स्टेंजा का जो लास्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड फायर है, वो भी उनसे राइम कर रहा है, इसलिए उसको भी हम ए मार्क करेंगे। फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन तीनों पे हम ए मार्क करेंगे, क्योंकि तीनों के लास्ट वर्ड एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, फायर, डिज़ायर एंड देन अगेन फायर। अब फर्स्ट स्टेंजा में जो बचा है वो है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है आइस। आइस की तरह कौन सा वर्ड है जो आइस के साथ में राइम कर रहा है, तो वो है सेकेंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, जो कि है ट्वाइस। तो आइस की तरह जो राइम कर रहा है वो वर्ड है ट्वाइस। तो हम आइस को बी मार्क करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेंजा की सेकेंड लाइन पे हम बी मार्क करेंगे
और साथ ही साथ में सेकेंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन पे भी हम बी मार्क करेंगे। एंड उसी की तरह मिलता जुलता जो वर्ड है अगेन आ रहा है सेकेंड स्टेंजा की थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड जो कि है आइस। तो हम सेकेंड स्टेंजा की थर्ड लाइन पर भी लास्ट में बी मार्क करेंगे, आइस ट्वाइस एंड देन अगेन आइस। तो फर्स्ट स्टेंजा में ए सी ए, देन सेकेंड स्टेंजा में बी, then second line is not yet done, then third line is again B. Now हम सेकेंड स्टेंजा की सेकेंड लाइन को देखते हैं जिसका लास्ट वर्ड है हेट। हेट की तरह राइम करने वाला वर्ड है ग्रेट। तो हेट को हम सी मार्क करेंगे और साथ ही साथ में जो सेकेंड स्टेंजा का फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वहाँ पर भी हम सी मार्क करेंगे, यानी कि हेट एंड ग्रेट दोनों एक दूसरे को राइम कर रहे हैं, इसलिए दोनों के पीछे हम सी मार्क करेंगे। एंड सॉरी गाइस, मैं सफाइस को भूल गई। सेकेंड स्टेंजा का फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सफाइस जो कि आइस की तरह राइम कर रहा है, इसलिए वहाँ पर भी हम बी मार्क करेंगे। सो हमारा राइमिंग स्कीम क्या हो गया है, ए सी नो ए बी ए सी अगेन ए बी सी ACB. Again once more A B B C A. Now एंजेबमेंट की तरफ हम चलते हैं। एंजेबमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई लाइन एंड होती है और उसके बाद में जब नई लाइन चालू होती है तो वो दोनों लाइन के बीच में ना ही कोई कॉमा आता है ना ही कोई फुल स्टॉप आता है, बाकी बिना किसी मार्क के सीधा सेकेंड लाइन स्टार्ट हो जाती है, तो उसे कहा जाता है एंजेबमेंट। तो यहाँ पर एंजेबमेंट कहाँ कहाँ दिखा दे रहा है, तो फर्स्ट लाइन एंड हो रही है और फर्स्ट लाइन में ना ही कोई कॉमा है ना ही उसकी एंडिंग में कोई फुल स्टॉप है, और फिर उसके बाद सीधा कंटिन्यूअसली सेकेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये एंजेबमेंट में आएगी। एंड दिस थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, दिस विल ऑल्सो कम इन एंजेबमेंट। एंड सेकेंड स्टेंजा की सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन, ये भी आएगी एंजेबमेंट में। होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक अगर समझ में आया हो, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।